वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीनोम क्या होता है। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द टोटल डीएनए कंटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज द जीनोम। तो जितना भी डीएनए प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीनोम। ओके, सो दस द जीनोम इज द स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस एंड द डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी डीएनए, चाहे वो न्यूक्लियस में हो, चाहे वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो, उन सब में जितना भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर है उन सब को हम क्या बोलते हैं? उन सब को हम जीनोम बोलते हैं। सो अगर हम जीनोम के बारे में या उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। अगर हम ह्यूमन के जीनोम के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन जीनोमिक्स। ओके, अगर हम प्लांट के जीनोम के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट जीनोमिक्स। ओके, सो हमारा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन था किसमें? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहले आप सबको पता है प्रोकैरियोट्स होते क्या है, हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज प्रो एंड कैरी ऑन। तो हम प्रो बोलते हैं बिफोर, कैरी ऑन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस फॉर्म होने से पहले। ओके, तो इसका मतलब जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सो प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव सेल्स। दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड रिलेटिवली पोजेस सिंपल स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ साथ में उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या रहता है? वो भी बहुत सिंपल रहता है। और साथ साथ में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर आल्सो एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लेंगे तो बैक्टीरिया इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो जो साइज़ रहता है बैक्टीरिया का, जनरली बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज़ के रहते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। तो उनका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, कम से कम 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटर्स, हम एक माइक्रोमीटर्स को अगर हम 1 मीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर कितना माइन्यूट और कितना स्मॉल साइज है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन स्मॉल सेल्स में जीनोम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, किस तरीके से ये एक सेल के अंदर हमारा जो जीनोम है या जो भी बैक्टीरियल जीनोम है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, दे डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो उनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे यूकैरियोट्स में है। यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही नहीं है। तो इट इज़ प्रेजेंट डिस्पर्स्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम ऐसा बोल सकते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अगर न्यूक्लियस में नहीं है तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे है? अगर जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, या जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो कहाँ पे होगा? सो जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और जहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है या जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बैक्टीरिया को, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, सो न्यूक्लियोइड इज द एरिया ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इन विच द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। ओके,
तो वो एरिया जहाँ पे एक बैक्टीरिया का या एक प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोमल डीएनए लोकेटेड है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, तो जनरली इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कोलाई व्हिच हैज़ ए width of 0.5 micrometer and a length of 2 micrometer, contains a genetic material which is of 1.5 millimeter in length, which contains 5.44 into 10 raised to power 6 base pair। तो जो अगर हम इकोलाई की बात करेंगे, जो एक बैक्टीरिया है इस्चेरिया कोलाई, तो उसका साइज़ कितना रहता है? अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो उसका विड्थ होता है 0.5 माइक्रोमीटर, और अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ होता है 2 माइक्रोमीटर। तो अगर हम उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो जो जेनेटिक मटेरियल रहता है इस बैक्टीरिया में, तो उसका जेनेटिक मटेरियल का साइज़ रहता है 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ। तो 1.5 मिलीमीटर कितना लंबा होगा? उसका साइज़ कितना है? देखो 0.5 एंड 2 माइक्रोमीटर, बट उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका साइज़ कितना है? 1.5 मिलीमीटर। तो दैट इज़ 1000 टाइम्स बड़ा है उसके सेल साइज से। सो हाउ दिस लॉन्ग या हाउ दिस ह्यूज जेनेटिक मटेरियल ऑक्यूपाई इन दैट स्मॉल स्पेस, कैसे इतना बड़ा जो क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो उस छोटे से स्पेस में फिट हो जाता है। ओके, सो हम देखेंगे। तो ये एक बैक्टीरिया का इकोलाई का डायग्राम है। तो जो अब में आपको बीच में दिख रहा है दैट इज़ द इकोलाई, और उसके बाहर जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दी दोज आर द क्रोमोसोम, या हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल है। तो इतना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो उससे पहले जीनोम पैकिंग में देखने से पहले हम ऐसा बताएंगे कि एक तो जो जीनोम है प्रोकैरियोट्स का या बैक्टीरिया का, वो जो जीनोम होता है, इट इज़ सर्कुलर डीएनए। नॉर्मली जो यूकेरियोट्स है उसमें लीनियर रहता है, बट जो बैक्टीरिया है या इकोलाई की हम बात करेंगे या प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो उनमें जो डीएनए रहता है वो क्या रहता है? सर्कुलर, और सिंगल क्रोमोसोम में ही वो प्रेजेंट रहता है। हमारी तरह 46 या 23 पेयर्स में जो जीनोम है वो प्रेजेंट नहीं होगा, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। उसी क्रोमोसोम में जो भी इम्पोर्टेंट जीन्स है वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, so the prokaryotes compress their DNA into smaller species by supercoiling। तो वो इतना बड़ा जो साइज है डीएनए का या इतना बड़ा जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरीके से एक छोटे से सेल के अंदर आता है? ओके, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो प्रोसेस है जिससे ये जो इतना बड़ा डीएनए है वो इतनी छोटे से जगह में ऑक्यूपाई हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलते हैं? सुपर क्वाइलिंग। So the genomes can be negatively supercoiled, the DNA is twist in the opposite direction of the double helix, or positively supercoiled, the DNA is twist in the same direction of the double helix। तो हम सबको पता है कि जो डीएनए है वो क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ओके, तो अगर जो सुपर कॉइलिंग है, अगर वो डबल हेलिक्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सुपर कॉइल बोलते हैं। अगर जो सुपर कॉइलिंग है वो डीएनए के डीएनए हेलिक्स के कॉइलिंग के सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, या पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम्स है दे आर नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ। तो जो भी बैक्टीरियल जीनोम्स है मेनली उसमें आपको नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगा जब वो ग्रो कर रहे होंगे। ओके, तो इकोलाई में भी आपको नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगा। सो जो डीएनए है इकोलाई का, इट कंटेन्स 50 to 100 डोमेन्स और लूप्स, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज दैट सम ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइलिंग। तो
जब हम इकोलाई के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको 550 से 100 डोमेन्स या लूप्स जिसको हम बोलेंगे वो आपको देखने को मिलेगा जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के नीचे देखेंगे। और कभी कभार कुछ इंडिपेंडेंट कॉइलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसमें देखो देखो जो भी डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का वो इस तरह से सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड बट सर्कुलर। ओके, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फोल्डिंग हो रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लूप्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमने बहुत ही कम दिखाया है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको 7 लूप्स ही दिख रहे हैं, बट यहाँ पे 40 से 50 लूप्स फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद उसी लूप में आपको और सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगा। जैसे आपने टेलीफोन के तार देखे होंगे, अभी तो टेलीफ़ोन है नहीं, अभी तो सबके पास मोबाइल है, बट जब टेलीफ़ोन हुआ करता था उस टाइम पे जो टेलीफ़ोन का वायर है वो इस तरह से सुपर कॉइल्ड हुआ रहता है। ओके, तो ये इसी लूप में और आपको सुपर कॉइल देखने को मिलेगा। और देखो साइज़ भी देखो, पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे सर्कुलेट अनफोल्डेड क्रोमोसोम का तो वो कितना है, 350 माइक्रोमीटर है। फिर उसके बाद जब उसने लूप बनाया तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका साइज़ कम हो गया, दैट इज़ 30 नैनोमीटर। उसके बाद जब उस लूप में और सुपर कॉइलिंग हुई तो उसका जो साइज़ है वो 30 नैनोमीटर से कम होके कितना हुआ, 2 नैनो 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब ये 2 माइक्रोमीटर एक 2 या 3 माइक्रोमीटर साइज़ के सेल में वो ईज़िली फिट आ सकता है। अगर ये सर्कुलर डीएनए जिसका साइज़ कितना है, 350 माइक्रोमीटर था, अगर हम इसको सेल में फिट करने की कोशिश करते हैं बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में तो वो फिट नहीं होता। तो जब तक इसकी सुपर कॉइलिंग नहीं होगी तब तक वो जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के अंदर या सॉरी द सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो फिट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोटीन्स एक्ट टुगेदर टू फोल्ड एंड कंडेंस प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो ये जो फोल्डिंग होती है या जो ये लूप फॉर्मेशन होता है वो एवे नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, दोज पीपल आर द प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटीन्स हेल्प करता है ताकि जो ये क्रोमोसोम है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिट आ सके। ओके, तो वो सुपर कॉइलिंग में ये जो प्रोटीन्स है वो हेल्प करता है। तो अगर हम पर्टिकुलर एक प्रोटीन की बात करेंगे तो एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो सुपर कॉइलिंग कराता है, दैट इज़ द एच यू। ओके, सो द एच यू इज़ द मोस्ट एबंडेंट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इन न्यूक्लियोइड एंड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो ये एच यू प्रोटीन है तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है किसमें, पॉजिटिवली, तो सॉरी सुपर कॉइलिंग में, और ये न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर में ये जो एच यू प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोटाइड में, और ये जो एच यू प्रोटीन है वो साथ साथ में क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो जैसे ही एच यू प्रोटीन बाइंड होगा डीएनए के साथ तो ये जो एच यू प्रोटीन क्या करता है, इट इंट्रोड्यूस शार्प बेंड्स इन द क्रोमोसोम जनरेटिंग द टेंशन नेसेसरी फॉर द कॉइलिंग। ओके, आप खुद इमेजिन कर लो, एक आप राउंड कलर का आपने देखा होगा पंखा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, हैंड फैन बोलते हैं। राउंड कलर का, राउंड शेप का होता है, जब हम उसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे अगर आप उसको जेब में उठाने की कोशिश करोगे तो वो जेब में रहता नहीं है, जब आप उसको थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो वो फोल्ड होके सर्कुलर हो जाता है और आपकी जेब में आ जाता है। ओके, तो वैसे ही ये जो एच यू प्रोटीन है वो क्या करता है, जैसे ही वो बाइंड होगा डीएनए के साथ तो जो डीएनए है उसमें एक शार्प बेंड डेवलप होगा या क्रोमोसोम में एक शार्प बेंड डेवलप होगा, जिससे एक टेंशन वहाँ पे एराइज होता है और उस टेंशन की वजह से वहाँ पे कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और एक दूसरा है दैट इज़ द आईएचएफ प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। तो ये भी कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड होता है जीनोम पे, ताकि वो और फर्दर जो बेंड्स हैं या लूप्स है
वो फॉर्म कर सके। तो ये जो 2 प्रोटीन्स हैं इनको हम नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स बोलते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ़ यूकेरियोटिक सेल में प्रेज़ेंट रहता है, तो वो भी सुपर कॉइलिंग कराता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे जो एचयू प्रोटीन और आईएचएफ प्रोटीन है जिनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? सुपर कॉइलिंग में। ओके, सो द डीएनए इज़ वाउंड अराउंड ए टेट्रामर ऑफ एचयू प्रोटीन्स लाइक इन यूकेरियोट्स डीएनए रैपिंग अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। तो जो डीएनए है यू प्रोकैरियोट्स में वो एचयू प्रोटीन पे बाइंड होता है, और सिंगल एचयू प्रोटीन पे नहीं बल्कि टेट्रामर, तो वहाँ पे 4 एचयू प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो उस 4 एचयू प्रोटीन्स पे वो रैप हो जाता है या उसके अराउंड ये बाउंड हो जाता है। जैसे कि यूकेरियोट्स में जो डीएनए है वो हिस्टोन पे बाउंड होता है, वैसे ही यहाँ पे जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स में वो एचयू प्रोटीन्स के अराउंड बाउंड हो जाता है। ओके, और 2 प्रोटीन्स है जो सुपर कॉइलिंग में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ द डीएनए टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट एंड डीएनए गायरेज। तो ये दोनों गायरेज और टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट क्या है? दीज आर टू आइसोमेरेज टोपो आइसोमेरेज एंजाइम्स विच हेल्प्स द मेंटेन द सुपर कॉइलिंग। ठीक है, एक बार सुपर कॉइलिंग हुआ तो सुपर कॉइलिंग ओपन भी हो सकता है। तो ये जो 2 एंजाइम्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टोपो आइसोमेरेज बोलते हैं। तो ये टोपो आइसोमेरेज इन सुपर कॉइल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, और एक यहाँ पे प्रोटीन है दैट इज HNS, विच आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स एंड फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन, दैट इज द FIS, आर सम मेंटेनेंस प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो 2 प्रोटीन्स हैं ये भी इन्वॉल्व रहते हैं मेनली किसमें? सुपर कॉइलिंग में, या जो जीन एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन करने में। ओके, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा डीएनए था दैट इज़ 315 नैनोमीटर। तो जैसे ही वहाँ पे एचयू प्रोटीन्स बाइंड होंगे तो वो इस तरीके से आपको लूप्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 40 to 50 लूप्स। देन उसके बाद उसी लूप्स में आपको और सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगा, उस लूप्स में वो और सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं। तो जिससे जो साइज़ है उसका कम होते जा रहा है हर एक सुपर कॉइलिंग में। पहले 315 माइक्रोमीटर था, उसके बाद 30 माइक्रोमीटर हो गया, देन फाइनली 20 माइक्रोमीटर। तो ये 2 माइक्रोमीटर, तो ये 2 माइक्रोमीटर अब आपके न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहता है जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो इतना बड़ा क्रोमोसोम है वो ऑर्गेनाइज होता है इतनी छोटी सी जगह में। तो उसके बाद हम देखेंगे यूकेरियोट्स में किस तरीके से जीनोम ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यूकेरियोट is also derived from a Greek word which means यू मीन्स ट्रू एंड कैरियॉन्स मीन न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या है? यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस डेवलप हो गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूकेरियोट, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकेरियोट्स पोजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड आर मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो जो ये यूकेरियोट्स है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इनका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो मोर कम्प्लेक्स है, और इनका फंक्शन भी क्या है? मोर कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो जो जेनेटिक मटेरियल्स है यूकैरियोट्स का वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट दैट इज द डीएनए और द क्रोमोसोम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस विच हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है जो डीएनए है, या जो हम जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, सॉरी यीस्ट है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम उनको यूकैरियोटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं, और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल से साइज़ में बड़े रहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर्स एंड कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए कंटेंट है वो भी कम रहता है, और जो सेल का साइज़ है वो भी छोटा रहता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में जो सेल साइज़ है वो भी बड़ा होगा, और साथ साथ में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, कितना डीएनए प्रेजेंट होगा, वो भी जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी ज़्यादा होता है।
तो अगर हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे यूकैरियोट्स में, तो वी ऑल नो दैट डीएनए ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल का, वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में मेनली जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें वो सस्पेंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल इज नियरली 6.4 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, तो कितना बिलियन बेस पेयर होता है? दैट इज 6.4 बिलियन बेस पेयर। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, तो कम से कम 6 फीट का डीएनए हो जाता है। तो एक 6 फीट का डीएनए कैसे एक माइक्रोमीटर जो सेल साइज है उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो समा जाता है या फिट हो जाता है? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन टू आस्क या क्वेश्चन टू थिंक या दैट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन। ओके, ये एक सोचने वाली बात है कि इतना इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से जगह में फिट हो जाता है। ओके, सो वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर विच इज डबल हेलिक्स। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डीएनए देखेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए या डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर भी ज़्यादा होता है, और साथ साथ में जो डीएनए है उसका साइज़ भी बड़ा होता है, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी क्या रहता है? अमाउंट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो लार्ज। ठीक है, तो डीएनए का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि क्रोमोसोम्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक डबल हेलिक्स डीएनए अगर हम देखेंगे, तो उसका साइज कितना रहता है? दैट इज 2 नैनोमीटर। ओके, देन अब ये ऐसे स्ट्रक्चर अटेन करता है कि जो ये साइज है, इतना बड़ा साइज धीरे धीरे छोटा होते जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होगा, तो वो है हमारा डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म या यूनिट हम बोल सकते हैं जो एक क्रोमेटिन में हो सकता है। देन उसके बाद ये जो डीएनए है, इट इज कम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो जो ये हमारा डीएनए है, वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हो जाता है, ताकि वो न्यूक्लियोसोम फॉर्म करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, देखो जो डीएनए है, देखो इस तरह हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो ये डीएनए एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड इस तरह रैप हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जो राउंड है वो कंप्लीट होता है, और दूसरा जो राउंड है इट इज़ 70%, दैट इज 3/4। तो इस राउंड में टोटल 126 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, 126 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सॉरी, वो नहीं था, क्रोमोसोम नहीं था, 126 बेस पेयर, दैट इज 146 बेस पेयर यहाँ पे होगा। दैट इज एडेनिन, थाइमिन या ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से जितने भी बेस हैं। तो इस राउंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें कितना रहता है? 146। ठीक है, इन दोनों, एक कंप्लीट राउंड और एक 3/4 राउंड में। ओके, देन जो हिस्टोन प्रोटीन है, 8 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, ऑक्टामर, इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलेंगे, जिसमें 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं, और उन 4 हिस्टोन प्रोटीन्स के कॉपीज रहते हैं। ओके, दैट इज हिस्टोन ए, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4। तो ये 4 हिस्टोन्स है, और इनके एक एक कॉपी प्रेजेंट होगा। दैट इज हिस्टोन 2A के 2 कॉपी होंगे, हिस्टोन 2B के 2 कॉपी होंगे, हिस्टोन 3 के 2 कॉपी होंगे, हिस्टोन 4 के 2 कॉपी होंगे। तो 4 कॉपी ऊपर होगा और 4 कॉपी नीचे होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, देन आपको यहाँ पे जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट एक कुरकुरे लाइक का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दैट इज द हिस्टोन 1। ठीक है, तो हिस्टोन 1 डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? मेनली जो डीएनए है उसको। और अगर हम देखेंगे तो एक हिस्टोन, तो इस जो स्ट्रक्चर को जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन विच देयर इज
2 rounds of DNA, डबल हेलिक्स DNA, एंड देयर इज़ अ हिस्टोन 1 प्रोटीन। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इस न्यूक्लियोसोम और जो सेकंड न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको डीएनए दिख रहा है, दैट इज़ द लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। और जो हिस्टोन के अराउंड रैप हुआ है उस डीएनए को हम बोलते हैं कोर डीएनए। तो कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए इक्वल टू द न्यूक्लियोसोम। तो इन दोनों को मिला के टोटल 200 बेस पेयर प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियोसोम में। तो इसी तरह से एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे हुआ, दूसरा न्यूक्लियोसोम यहाँ पे हुआ, तीसरा न्यूक्लियोसोम यहाँ पे हुआ। तो जो ये न्यूक्लियोसोम है वो ऐड होते जाएंगे। तो अगर हम साइज देखेंगे इस न्यूक्लियोसोम का, दैट इज़ 11 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच द डीएनए रैप इज 1.65 टाइम्स। ठीक है, मीन्स एक कंप्लीट राउंड है और दूसरा 65% ही जो सर्कल है वो फॉर्म हुआ है। देन उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखा है, क्रोमेटोसोम कंसिस्ट ऑफ एक न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम के ऊपर जब हम हिस्टोन 1 प्रोटीन वहाँ पे ऐड करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोसोम बोलते हैं। देन आप देखो, ये क्रोमेटोसोम का जो साइज़ है, न्यूक्लियोसोम का जो साइज़ है, दैट इज़ 11 नैनोमीटर। देन उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ 30 नैनोमीटर सोलेनाइड फाइबर। ठीक है, सोलेनाइड यहाँ पे आप फॉर्म होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ही ये जो न्यूक्लियोसोम है वो एक दूसरे के अराउंड रैप होते हैं तो इसको हम बीड ऑन ए स्ट्रिंग भी बोलते हैं। किसको? ये जो न्यूक्लियोसोम है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बीड ऑन ए स्ट्रिंग। जैसे कि आप एक तस्बीह में या आप एक माले माले में या एक हार में आप जिस तरीके से मोती डालते हो तो वो मोती हार में कैसे दिखता है, तो वैसे ही ये सोलोनाइड स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से दिखता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सोलोनाइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो 11 नैनोमीटर का जो क्रोमेटोसोम था वो एक दूसरे के अराउंड रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनाइड फाइबर, जिसका अगर हम साइज देखेंगे तो वो फॉर्म होता है 30 नैनोमीटर, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, एक सोलोनाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट रहते हैं। सो द न्यूक्लियोसोम फोल्ड्स अप टू प्रोड्यूस अ 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, जिसको हम सोलोनाइड फाइबर भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कॉइल हो जाता है। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे, इसके बाद जैसे वो राउंड हो गया तो वो अब इस तरीके से लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो उस लूप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? 300 नैनोमीटर लूप बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे बेसिक था दैट इज़ 2 नैनोमीटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका कॉइलिंग हुआ, सो इट विल फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। देन उसके बाद क्रोमेटोसोम फॉर्म हुआ। देन उसके बाद सोलोनाइड स्ट्रक्चर विच इज़ 30 नैनोमीटर इन साइज। देन उसके बाद उस 30 नैनोमीटर का लूप फॉर्म हुआ दैट इज़ अराउंड 300 नैनोमीटर। ओके, देन these 300 nanometer fibers are compressed and folded to produce a 250 nanometer white fiber। उसके बाद इसी 300 नैनोमीटर जो जिसका लेंथ था तो वो और कंप्रेस हो जाता है और कंडेंस हो जाता है ताकि वो 250 नैनोमीटर वाइट फाइबर फॉर्म कर सके। देन दिस 250 नैनोमीटर wider fiber is again compressed and again show coiling and will form a 700 नैनोमीटर फाइबर। ओके, तो यहाँ पे एक 700 नैनोमीटर फाइबर वो फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रोमाटिड बोलते हैं। ओके, तो दिस क्रोमाटिड आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ओके, तो जिसका साइज़ कितना है? दैट इज़ 700 नैनोमीटर। ओके, सो 700 नैनोमीटर के बाद वहाँ पे एक रोजेट स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है। फिर वो रोजेट स्ट्रक्चर क्रोमेटिड फॉर्म करता है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स इज डन इन 7 स्टेजेस। पहला है डबल डीएनए डबल हेलिक्स, देन उसके बाद न्यूक्लियोसोम, उसके बाद सोलेनॉइड, उसके बाद सुपर सोलेनॉइड, उसके बाद रोजेट, उसके बाद कॉइल, देन फाइनली क्रोमोसोम फॉर्म होता है। सो दिस इज द डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर। ओके, जिसका साइज कितना रहता है? 2 नैनोमीटर। देन यही कंडेंस होगा किसमें? न्यूक्लियोसोम में। अब देखो यहाँ पे चार आपको
दिख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये ऊपर 4 रहता है और उसके नीचे 4 रहता है। ओके, तो टोटल कितने हुए 8। तो इसको बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ कोर हिस्टोन प्रोटीन। और आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज द हिस्टोन 1 प्रोटीन। और यहाँ पे देखो आप कहाँ पे जो ये ग्रीन से निकल रहा है पर्पल कलर का, दैट इज द लिंकर डीएनए। सो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्स अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन में कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स रहते हैं जैसे कि लाइसिन और अर्जिनिन। ओके, तो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो वो उनके पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो जो डीएनए है वो टाइटली रैप हो जाता है इसके सराउंडिंग में। सो तो जो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4, दे फॉर्म द ऑक्टामर विथ 2 सेट्स ऑफ ईच प्रोटीन। तो ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो उसके साथ एक लिंकर हिस्टोन है जिसको आप क्या बोलते हैं H1, जो क्या करता है दिस लिंक्स द डीएनए फ्रॉम वन ऑक्टामर टू अनदर। तो सामने और एक ऑक्टामर होगा तो वो उस ऑक्टामर और सामने वाले ऑक्टामर को क्या करता है, डीएनए को लिंक करता है। सो जो ये होल स्ट्रक्चर है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और अगर हम इसका डायमीटर देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 11 नैनोमीटर। देन उसके बाद न्यूक्लियोसोम के बाद क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी अटैच हो गया है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रक्चर है आपको, दूसरा एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर न्यूक्लियोसोम दिख रहा है। तो जब ऐसे न्यूक्लियोसोम अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं या क्रोमेटिन फाइबर भी बोलते हैं। सो सोलेनॉइड आर क्रोमेटिन फाइबर या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है वो किस तरह दिखता है, जैसे कि बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, एक धागे पे जैसे मोतियाँ पिरोए जाते हैं तो वैसे ही ये दिखता है, इसलिए इसको बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग कहा जाता है। और इसका अगर हम डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर रहता है 30 नैनोमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से वो दिखता है। अब उसके बाद आता है सुपर सोलेनॉइड। तो ये हो गया सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अब उसके बाद है सुपर सोलेनॉइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप्स भी बोलते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है 300 नैनोमीटर का, दिस इज द सुपर सोलेनॉइड, या जिसको हम लूप्स भी कहते हैं। सो इट क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म लूप्स विच अटैच टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम प्रोटीन स्कैफोल्ड भी बोलते हैं, वहाँ पे ये फॉर्म होगा और वहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। तो उसका जो डायमीटर है वो कितना रहता है, दैट इज द 300 नैनोमीटर। ओके, देन सुपर सोलेनॉइड के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज द रोजेट्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन लूप है। अब देखो क्रोमेटिन लूप इस तरीके से स्केफोल्ड प्रोटीन बीच में रहता है, उसके सराउंडिंग में इस तरह रोज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रोज होता है, रोज के जो पत्ते होते हैं इस तरीके से वो अरेंज हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रोजेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स फ्रॉम द सुपर सोलेनॉइड फॉर्म द स्केफोल्ड प्रोटीन। तो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स था किस में, जो सुपर सोलेनॉइड में या जो लूप्स में, तो वो बीच में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से रोज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो द लूप्स ऑफ डीएनए अटैच अराउंड द स्केफोल्ड प्रोटीन। तो उस स्केफोल्ड प्रोटीन के अराउंड वो अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोजेट ऑफ क्रोमेटिन लूप्स कहते हैं। और जिसका डायमीटर कितना रहता है, जिसका डायमीटर रहता है 700 नैनोमीटर। अगर हम इससे यहाँ तक गिनेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर उसका 700 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रोजेट बोलेंगे। जब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर जैसे कि हम बोरी के लड्डू के ऊपर लड्डू रखते हैं, वैसे अगर हम इसको रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉइलिंग बोलते हैं या कॉइल्स बोलते हैं। तो रोजेट्स गेट स्टेक्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म कॉइल्स। तो जिसका डायमीटर कितना रहता है, डायमीटर रहता है 700 नैनोमीटर, क्योंकि डायमीटर सेम रहेगा बट इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये सोलोनाइट स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन लूप है। क्रोमेटिन लूप इस तरीके से रोजाइट स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो रोजाइट स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर रोजाइट स्ट्रक्चर से अटैच हो जाता है तो उसको हम कॉइल्स बोलते हैं। और उसी कॉइल्स की वजह से आपका जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके,
सो जो क्रोमोसोम का एक आर्म है इट इज़ अबाउट 700 नैनोमीटर। तो कॉइल्स बिकम मोर कम्पैक्ट एंड फाइनली फॉर्म द क्रोमोसोम विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो आपको क्रोमोसोम सिर्फ मेटाफेज में देखने को मिलता है, बाकी जो इंटरफेज है वहाँ पे आपको क्रोमेटिन स्ट्रक्चर देखने को या क्रोमेटिड्स देखने को मिलता है। तो जो अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो कितना है, उसका डायमीटर दैट इज़ 1400 नैनोमीटर। तो 1400 नैनोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, 1400 नैनोमीटर है पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो 1400 दोनों आर्म्स को मिला के कितना बनता है वो 1400 नैनोमीटर। ओके, तो इस तरीके से इतना बड़ा जो 6 फीट का डीएनए है वो इतने से छोटे से क्रोमोसोम में या इतने से छोटे से न्यूक्लियस में वो फिट हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, थैंक यू।